हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करने वाले हैं भाषा पर सामान्य चर्चा। हमने कल बोला था कि हम वर्णमाला पर क्लास लाएंगे, लेकिन मैंने सोचा वर्णमाला पर क्लास लाने से पहले हम भाषा से संबंधित जो भी जानकारी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे आज हम भाषा की। तो भाषा क्या है और ये कैसे उत्पन्न हुई। ठीक है, तो जो भाषा है, भाषा शब्द की बात करूं मैं, शब्द, भाषा शब्द कहाँ से निकला? भाषा शब्द निकला संस्कृत के भास धातु से। भास धातु से। ठीक है, भास का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वाणी। वाणी या बोलना। बोलना ही वाणी होता है। ठीक है, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई संस्कृत के भास धातु से, जिसका अर्थ है वाणी या बोलना। भाषा होती क्या है? बेसिकली भाषा को विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। आदान प्रदान यानी कि हम अपने विचारों को किसी तक पहुंचाते हैं और किसी के विचारों को हम ग्रहण करते हैं, वही विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और इसका माध्यम क्या होता है? माध्यम होता है इसका भाषा, कोई भी भाषा। ठीक है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हमारे जो विचार हैं इनको आदान प्रदान करने में भाषा ही माध्यम बनती है। ठीक है, तो भाषा क्या है? भाषा की बात करूं मैं, अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप हैं अभिव्यक्ति के आधार पर। ठीक है, दो रूप हैं। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। दूसरा है मौखिक। मौखिक। एक अन्य में बात करें तो अन्य में सांकेतिक भाषा को रख सकते हैं। सांकेतिक। लिखित भाषा, जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, या किसी के लिखे हुए विचारों को हम पढ़कर ग्रहण करते हैं। और मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर, यानी हम बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो लिखित और मौखिक ये भाषा के दो रूप हैं। ठीक है, और जो अन्य सांकेतिक भाषा है, इसमें क्या है? ये सांकेतिक भाषा लिखित में भी मिलती है और मौखिक में भी मिलती है। मौखिक में जैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें हम कुछ इशारे करते हैं। ठीक है, कुछ अभिव्यक्ति जताते हैं हम, जैसे कि गर्दन हिलाना, ना करना, किसी को दूर से बुलाना। तो ये सब क्या है? ये मौखिक का रूप है। और लिखित का, जो लिखित में जो संकेत बने होते हैं, रेलवे लाइन पे जब हम जाते हैं, रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं या हम रोड क्रॉस करते हैं तो वहाँ लिखा होता है, या रोड से जा रहे होते हैं तो आगे लगा होता है बोर्ड कि कोई भी शहर इतने किलोमीटर है यहाँ से, या आगे चौराहा है, इतना है, जो भी है वो संकेत है। उन संकेतों को देखकर हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, तो वो क्या है? सांकेतिक भाषा लिखित में और मौखिक में दोनों में होती है। और बेसिकली दो ही रूप होते हैं इसके, मौखिक और लिखित। अब बात करते हैं हम अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा समझी और भाषा शब्द की उत्पत्ति जानी। अब बात करेंगे हम मातृभाषा की। मातृभाषा क्या है?
जैसा कि यहीं से आपको मालूम पड़ रहा है कि मातृभाषा यानी माता की भाषा, और माता कहाँ रहती है? परिवार में, तो हम इसे कह सकते हैं पारिवारिक भाषा। पारिवारिक भाषा को ही मातृभाषा कहते हैं। कोई भी बच्चा अपने परिवार से, अपने समाज से, पास पड़ोस से जिस भाषा को सीखता है वही उस बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। हमने भी अपने समाज से अपनी मातृभाषा सीखी है, ठीक है। हर बच्चा अपने अपने क्षेत्र में अपनी क्षेत्रीय भाषा सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, वही उसकी मातृभाषा होती है, ठीक। मातृभाषा होगी। अब बात करें हम, सीटेट में बहुत पूछा जाता है कि बताइए बच्चे को किस भाषा में हमें शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए, बच्चे को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, तो मातृभाषा सबसे सटीक आंसर होता है उसका। मैं बात करूं राष्ट्रभाषा की, तो राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा, ठीक है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश में सबसे अधिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क में बोली जाए, लगभग मैं कहूं लगभग कितनी 75%, ठीक है, जनसंपर्क में, ठीक है, जनसंपर्क में। तो किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा 75%, इससे कम नहीं, इससे अधिक ही होनी चाहिए। इतने लोगों के बीच में जब बोली जाती है, सब परिचित होते हैं उस भाषा से, तो वह भाषा हमारी नहीं, मतलब किसी भी देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है, ठीक है। तो जो अच्छा ये राष्ट्रभाषा है, भारत की बात करें तो भारत की एक बात विशेष याद रखना, भारत की राष्ट्रभाषा की बात करें, भारत की राष्ट्रभाषा भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हिंदी भाषा है, आज तक कुछ लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते आए हैं, लेकिन मैं बता दूं हिंदी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? क्योंकि वो हाँ बोली जाती है, लेकिन इतने % नहीं बोली जाती, ठीक है। ज़्यादातर क्षेत्र में हिंदी नहीं बोली जाती, कहीं अंग्रेजी बोली जा रही है, कहीं तमिल, कहीं तेलुगु, कहीं कन्नड़, कहीं मलयालम। हिंदी पूरी तरह से भारत में अधिक जनसंपर्क में नहीं बोली जाती, इसीलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आज के बाद हिंदी को राजभाषा ही समझना, राष्ट्रभाषा नहीं समझना, ठीक है। राष्ट्रभाषा मत समझना। अब बात करूं मैं राजभाषा की, राजभाषा राजभाषा तो बेसिकली कामकाज की भाषा को ही राजभाषा कहते हैं। कामकाज की भाषा ही राजभाषा। किसी भी राज्य में जिस भाषा में सरकारी कामकाज होते हैं, वही भाषा उस राज्य की राजभाषा बन जाती है, ठीक है। तो राजभाषा क्या है? कामकाज की, यानी सरकारी कामकाज की जो भाषा है वही राजभाषा है। अब बात करें हम हिंदी की, हिंदी राजभाषा कब बनी और उसका क्या स्थान है, ठीक है। तो मैं बात करूं भारत के संविधान की, हिंदी पर विवाद होता है कि हिंदी को कहा जाता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, लेकिन जो साउथ का क्षेत्र है वहाँ के लोग इस बात से सहमत नहीं होते, और जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बननी चाहिए। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वो लोग कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो क्या हुआ, संविधान के भाग 17 के
अनुच्छेद आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की 343 के अनुसार हिंदी भाषा क्या है? हिंदी संघ की, संघ यानी भारत राज्यों का संघ है, इसीलिए भारत को संविधान में संघ के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, तो भारत की हिंदी संघ की राजभाषा होगी। राजभाषा होगी। मैं बात करूं भाषा की, हिंदी भाषा की जो लिपि है, आप सभी परिचित हैं कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। लिपि की बात करूं तो हिंदी की देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ठीक है, तो क्या है? राजभाषा, इससे ये जो कामकाज की भाषा है, किसी भी राज्य में जो कामकाज होते हैं, सरकारी जो कामकाज होते हैं, वही भाषा वहाँ की राजभाषा होती है। संविधान के भाग 17, यहाँ ये पूछा जाता है प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो इसे राजभाषा का दर्जा कहाँ पे मिला है? अनुच्छेद 343 में और भाग 17 में। ठीक है, और इसकी लिपि क्या है? लिपि इसकी देवनागरी लिपि है हिंदी की। अब मैं बात करूं हिंदी की, बात तो हिंदी की हो रही है खैर, लेकिन जो हिंदी भाषा है इसका नाम हिंदी भाषा हो गया है, लेकिन जो हिंदी शब्द है, क्या आपको पता है हिंदी भाषा का शब्द है हिंदी के किसी और भाषा का है? जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द, ये खुद फारसी भाषा का शब्द है। फारसी शब्द है हिंदी। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रत्यय कौन सा लगा है इसमें? ई, जो कि ये ई प्रत्यय क्या है? फारसी भाषा का प्रत्यय है। ठीक है, फारसी भाषा का प्रत्यय। हिंद में सिंध को ईरानियों ने हिंद बोला। ठीक है, और यहाँ की भाषा को बोल दिया हिंदी। हिंद प्लस ई, ये प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, इसी की वजह से ये ये जो हिंदी शब्द है, ये क्या बन गया? ये फारसी शब्द बन गया, क्योंकि फारसी प्रत्यय लगा है इसमें। ठीक है, अब मैं बात करूं, अब चलते हैं हम धीरे धीरे अपनी सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्णमाला तो हम कल लाएंगे। ठीक है, और आज मैं जो बता रही हूँ, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, हिंदी के बारे में बात करी हमने। अब मैं बात करूं हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की अब हिंदी भाषा की बात करेंगे। ठीक है, अब मैं हिंदी भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई, क्या है इसकी? हिंदी भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। ठीक है, अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा की
सबसे बड़ी और सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। ठीक है, वाक्य है। तो ये तो सबसे बड़ी है, ठीक है, क्या? वाक्य सबसे बड़ी इकाई है। और सबसे छोटी है वर्ण या ध्वनि। तो इसके बीच का क्रम है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं पहले बात करूं वर्ण या ध्वनि, इसके बाद आता है क्या? अक्षर। अक्षर के बाद आता है शब्द। और शब्द के बाद आता है पद। पद के बाद आता है पदबंध। पदबंध के बाद आता है उपवाक्य। और उपवाक्य के बाद आता है वाक्य। ठीक, तो ये सबसे छोटी इकाई है, यहाँ से शुरुआत होती है। और ये सबसे बड़ी इकाई है और सार्थक इकाई है। किसी भी बात को, हम अपनी बात को किसी के सामने जब पेश करते हैं तो एक सेंटेंस बोलते हैं, एक वाक्य के रूप में पिरो के बात रखते हैं और वो हमारी बात को समझ जाते हैं, एक सार्थक अर्थ निकलता है उसका। ठीक है, कोई भी वाक्य क्या होता है? सार्थक होता है। ठीक है, अब हम वाक्य की सहायता से हम कितनी भी बड़ी रचना, कहानी, उपन्यास जो भी है लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाक्य सबसे बड़ी इकाई है और वर्ण सबसे छोटी इकाई है भाषा की, हिंदी भाषा की। ठीक है, तो अब मैं बात करूं, आपको ये लग रहा होगा कि अक्षर और वर्ण में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं अक्षर और वर्ण के बारे में थोड़ा सा अंतर बता देती हूँ कि इनमें क्या अंतर है। वर्ण और अक्षर में अंतर। जैसे मैं बात करूं, कोई भी मैंने एक शब्द लिया, ठीक है, मैंने लिया कमल। कमल, अब मैं इसमें बात करूं किसकी? अक्षर की। अक्षर की बात करूं मैं, तो अक्षर कितने हैं इसमें? क, धन, म, धन, ल। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3, यानी कि 3 अक्षर हो गए, अक्षर। ठीक है, अगर मैं यही वर्ण की बात करूं, तो क्या है? क, धन, अ, म, धन, अ, ल, धन, अ। तो यहाँ पे वर्णों की बात की जाए तो वर्ण हो गए यहाँ पे 6। यही अंतर है इसमें। तो इसके आधार पे अगर मैं एक शब्द और लूँ, जल ले लूँ, नवीन ले लूँ, कुछ भी ले लूँ। चलो मैंने ले लिया जल। जल में अक्षर कितने हैं? अक्षर आपको दिख रहे हैं, अक्षर है इसमें 2। अगर मैं वर्ण की बात करूं तो वर्ण यहाँ पे क्या है? वर्ण यहाँ पे हो जाएंगे 4। कैसे? वर्ण विच्छेद कर लो। जैसे मैंने जल लिया, वर्ण विच्छेद करेंगे, जा में आ छिपा हुआ है और ला में भी आ छिपा हुआ है, तो ये 4 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके आधार पे आप समझ गए होंगे कि जो वर्ण है और अक्षर है इसमें क्या अंतर है। जो अक्षर होता है ये क्या है? स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है। ठीक है, जबकि वर्ण क्या है?
वर्ण रहता है आपका स्वर रहित हलंत वाला, स्वर रहित होता है। ठीक है, अक्षर को विभाजित कर सकते हैं हम, स्वर को अलग कर सकते हैं और हलंत वाले वर्ण को अलग कर सकते हैं, लेकिन वर्ण का विभाजन नहीं होता। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, और कल हम पढ़ेंगे वर्णमाला। मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी। तो चलिए कल मिलते हैं एक वर्णमाला की क्लास के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।